अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के दिन दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। एक जानिब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान तीसरे मुज़ाकराती दौर की तारीख का ऐलान किया गया है। दोनों फरीकैन के माबैन तीसरा दौर अब 16 जनवरी को होने जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब किया है। इससे पहले आप जानते हैं कि दो मुज़ाकराती दौर हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि तहरीरी तौर पर मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश करे। और अब देखना ये है और अपने पैनल की राय हम ये जानेंगे कि जो तीसरा दौर होने जा रहा है ये कितना नतीजा खेज साबित हो सकता है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार भी मौखर कर दिया गया है। अब जुमा 17 जनवरी को ये फैसला सुनाया जाएगा। आपको ये बताएं कि 18 दिसंबर 2023 को ये फैसला महफूज किया गया था, जिसके बाद 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी की तारीखें बताई गई कि आएगा, लेकिन तीनों बार ये फैसला नहीं सुनाया गया। आखिर ये फैसला बार बार मौखर होने की वजह क्या है, इस सवाल का भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ इसार राना साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आदिल साहब, आखिरकार तीसरे मुज़ाकराती दौर की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब 16 जनवरी जुमेरात के दिन ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो एक मजाक है, ड्रामा है। उन्होंने मुज़ाकरात को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब मुसलसल जो है वो मुज़ाकराती कोशिश को जो है सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक मुनासिब बात नहीं है। और वो हुकूमत के एक वज़ीर हैं और वो जिस महकमे के वज़ीर हैं, यकीनी तौर पर वहाँ से भी कोई अच्छे सिग्नल्स जो हैं हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी सिग्नल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। चाहे वो DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कही गई हो या मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से मुलाकातों में चीज़ें दोहराई गई हों, उससे तो ऐसे लगता है कि जो दूसरी साइड है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो इन मुज़ाकरात से ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो तहरीक इंसाफ है वो उसने बानी पीटीआई से पहले तो मुलाकात ना होने पर एक वावेला मचाया हुआ था, लेकिन मुलाकात के बाद आज जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया है, जिस किस्म के इल्ज़ामात आज उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर लगाए हैं या कौमी असम्बली के बाहर जो गुफ्तगू की है अपोजिशन रहनुमाओं ने, उसमें बात की है। देखें, इसमें वो इनडायरेक्ट एक तो मिसिंग पर्सनस का इल्ज़ाम लगाया और फिर दूसरा जो मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ाएं जिन लोगों को हुई हैं उनके ऊपर टॉर्चर का, उनके प्लास से नाखून निकालने का इल्ज़ामात लगाए हैं। यकीनी तौर पर ये इल्ज़ामात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उससे जो फ़िज़ा है वो कोई जो है वो साजगार नहीं होगी। मुज़ाकरात एक तरफ आप हुकूमत से बातचीत के लिए कोशिश है और दूसरी तरफ आप इस बात पर एक नए इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं और तीसरी तरफ आप जो है वो आप एक वावेला भी कर रहे हैं कि अगर आपने जुडिशल कमीशन ना बनाया तो हम कौमी असम्बली के इजलास का जो है वो बाइकाट कर देंगे। तो सूरत हाल जो है वो जो गैर संजीदा रवैया जिसे कह सकते हैं वो दोनों तरफ से है। ख्वाजा आसिफ चूँकि मुज़ाकराती कमेटी का जो है वो हिस्सा नहीं है, तो इसलिए उनके बयान सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकते हैं, वो मुज़ाकराती अमल पर उसका असरअंदाज ठीक है। वो मुज़ाकराती कमेटी का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं तीसरा जो मुज़ाकराती दौर है उसकी तारीख का ऐलान हुआ है, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान, और इससे पहले बात ये हो रही थी कि जो मुतालिबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हुकूमत ये चाह रही थी कि तहरीरी तौर पर पेश किए जाएँ, बानी पीटीआई ने इजाज़त भी दे दी है। आपको लगता है कि चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पे पेश कर दिए जाएंगे पीटीआई की जानिब से? आई थिंक ये 2-3 पॉइंट्स है, बिल्कुल वो जमा कराएंगे और कराने भी चाहिए, लेकिन मैंने पहले लास्ट टाइम यही बात की थी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो दोनों साइड को अननेसेसरी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने चाहिए ताकि माहौल साजगार हो, बेस्ट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर हैविंग डिस्कशंस। अब तभी जब आपकी एक दूसरे के खिलाफ रंजिश से आपने अब देखा गया कौमी असम्बली में क्या क्या बातें की गई हैं। व्हाई यू शुड डू इट, से कि वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं बात करने के लिए खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ, और हम चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले, क्योंकि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे मैच्योरिटी दोनों तरफ से नहीं आती है। जो आज
ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट आ रही है वो भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ताला तारड़ देख लें, ताला देख लें, उसके बाद इधर से आपके सामने आज जो उमर यूब बात कर रहे थे, एवरीबॉडी इज नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान इज एट स्टेक। हर एक की नजरें पाकिस्तान की लगी हुई हैं। आपको चाहिए कि बजाय इसके आप ये कहें हम बैठें, जो ही बैठें, पहली 2-3 एक दूसरे को रिलीफ दें कि जी हम अच्छा प्रोवोकेटिव ब्रिगेडियर स्टेटमेंट साहब, नहीं ऐसा देंगे। ऐसा नहीं लग रहा, ये तासुर दिया जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी है, इसी तरह हुकूमती बेंचेस में हुकूमती वुज़रा भी एक पेश पे नहीं है। बिल्कुल धड़ेबंदी लगती है, साफ पता चलता है, और कुछ स्पॉयलर्स हैं। और राना स्लॉटर सरप्राइजिंगली ही इज नॉट वेरी पॉजिटिव। मैंने उनको स्टेटमेंट नो दे दिया डाउट। कि बाद रिटाइल होते हैं। तो देखिए, अब ये बात है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, ही शुड कॉल हिज टीम एंड टेल, गिव देम अ क्लियर गाइडलाइन कि आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे कंडक्ट करना है। आई ऑलरेडी टोल्ड के कम्युनिकेशन, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स के दोनों साइड के मेंबर सेलेक्ट करने चाहिए थे, ताकि उनको समझ आना चाहिए, और उनके पास लिमिटेड पावर जरूर होनी चाहिए, इतनी कि दोनों बैठे बैठे डिसाइड करें, ओके जी हमने फैसला कर लिया, हुकूमत कहती है हमने फैसला किया जी, हमने आपके जो माइनर ऑफेंसेस वाले कह दिए सब छोड़ो, हम आपको हेल्प करेंगे, हो गया। ठीक है हम आदिल provocative साहब, statement- स्पीकर अयाज सादिक साहब ने इजलास तलब किया है, आप उनके किरदार को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हुकूमती वुज़रा उनको भी तनकीद का निशाना बना रहे थे। देखिए, जो स्पीकर ऑफिस है, ये स्पीकर अयाज सादिक ने जो है एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और स्पीकर ऑफिस की ये जिम्मेदारी भी थी कि वो जो पार्लियामेंट में मुख्तलिफ जमातें हैं उनको एक प्लेटफार्म पे बिठाएं, उनको मज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए जो है वो रास्ता फराहम करें, और उनके अंदर जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो एक तनकीद करने की, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की जो बातचीत है उसको कम करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि स्पीकर अयाज सादिक खुद जो है तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात का उनको सामना करना पड़ा। तो बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ है, वो जो पॉपुलर सियासत है उससे वो नीचे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मुसलसल एग्रेसिव पॉलिटिक्स करके वो अपना जो वोटर है या अपने जो खैरख्वाह हैं उनको जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उनको एंगेज रखना चाहती है। अभी भी जो सबसे बड़ा जो इस वक्त जो फुकदान नजर आ रहा है वो मैच्योरिटी का नजर आ रहा है, दोनों साइडों से संजीदगी का नजर आ रहा है। जब तक आप जेस्चर्स ऐसे नहीं देंगे, जब तक आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं लफाजी से करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा आदिल साहब, अब दोनों अगर चार्टर ऑफ डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश कर देती है, जो कि सबको पता है कि वो सियासी एसीरान की रिहाई चाहते हैं, जुडिशल कमीशन का क़याम चाहते हैं, और उन्होंने वार्न भी कर दिया है कि जुडिशल कमीशन अगर नहीं कायम होता तो ये मुज़ाकरात हम वहीं पर ख़त्म कर देंगे। देखिए, वो इस तरह के माहौल में तो बातचीत कभी भी आगे नहीं बढ़ती जी। आप एक तरफ आप बात करें, अभी तो आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे नहीं हैं, आपने सिर्फ अभी जिसे कहते हैं कि एक फॉर्मल 2 मीटिंग्स हुई हैं, अभी तीसरी मीटिंग में आपने चार्टर ऑफ डिमांड देना है, उसके अंदर फिर हुकूमत ने आपको जो है उसका जवाब देना है, उसके बाद एक सूरत हाल हो सकती है कि बात आगे बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती। लेकिन तहरीक इंसाफ पहले से एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है जिससे लगता यह है कि वो पहले से तैयार है कि बातचीत को किसी भी टाइम जो है वो सबोटाज कर दे। तो जब तक तहरीक इंसाफ मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करेगी, ये बातचीत में कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकेगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर तहरीक इंसाफ ने कुछ कहना है, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बातचीत से, क्योंकि हुकूमत को पता है कि चीज़ें जो है वो किस तरह से चल रही हैं, कौन चला रहा है, कौन बैक कर रहा है। तो हुकूमत उस तरह से मुतमईन है कि जो तहरीक इंसाफ है वो एहतजाज करके भी देख चुकी है, सब कुछ करके देख चुकी है। अब वो हुकूमत को अभी अच्छा, ना पहले हिला सकी है, सवाल ना तो यहाँ आगे पे यही हिला है जो सकी। ब्रिगेडियर साहब के सामने रखना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, अगर हुकूमत जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हुकूमत की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो फिर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए ये जो एक अपना पॉजिटिव जेस्चर दे रही है, इसके पीछे क्या स्टोरी हो सकती है, क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? आलमी दबाव हो सकता है, या फिर वो सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है? देखें, गवर्नमेंट क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेबिलिटी लेकर आना पॉलिटिकल, तो वो एक अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए बॉल दे वांट टू पुट इन द कोर्ट ऑफ पीटीआई, वो कर भी रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये कोई फायदा इनका ना, बिकॉज नाउ दे आर वेल टक्ड इन द वीकर विकेट इज विद पीटीआई। इन्होंने सारा इनिशिएटिव खो दिया है। कभी आपने 26 नवंबर किया है, उससे पहले कई दफा आए हैं, वापस गए हैं। बिल्कुल अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी ने जो एक हालात को और ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से नाउ दे आर ऑन अ वीकर विकेट। इसलिए इस वक्त जो चाहती है वो पीटीआई चाहती है मुज़ाकरात करना, हुकूमत जनरली इन बातों
कर करके स्टेटमेंट जो आपका क्या मतलब है, ये दफ़ा जो स्टेटमेंट दे रही है किसी की इजाज़त के साथ ही दे रहे होंगे ना, प्राइम में हुकूमत की पार्टी की है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उनको कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल लेके बात कर रहे होंगे। सो दे आर, क्योंकि हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, स्पॉइलर भी डाल रहे हैं। मकसद ये कि ये हुकूमत पे ब्लेम ना आए कि हमने मुज़ाकरात नहीं किया या हमने इनको सबोटाज। दैट इज द ओनली रीजन गवर्नमेंट इज डूइंग, बिकॉज इस वक्त गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पीटीएस को कंसेशन दे के हम इनको लाके एक और मुसीबत अपने गले में डाल लें। दैट इज द बेसिक पर्पज। जो मैंने ये अभी एक हफ्ते 10 दिन में जो मैंने ये हालात देखे हैं वो यही लगता है, हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है सिर्फ शो ऑफ के लिए कि हम कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव होंगे। और हुकूमत जो पीटीए प्रेशर डाल रही है 24 जनवरी का, वी जस्ट सेड नहीं मिस्टेक, कुछ भी नहीं होगा। मिस्टर ट्रम्प विल कम, उनको होश नहीं आनी 3-4-5 दिन, 3-4 महीने। ये गाजा की प्रॉब्लम है, यूक्रेन की प्रॉब्लम है, उनके अपने आप के बॉर्डर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है आपके सामने, वो अभी काफी इमिग्रेशन के साथ कवानीन बिल्कुल ऐसे लेकर उनके आने अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वो पाकिस्तान को क्यों देखेंगे और आते ही पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचने लगेंगे। एसआर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एसआर साहब, किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन? तीसरी बार मुज़ाकराती टेबल पे बैठना भी है, संजीदगी भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, एक दूसरे पे तनकीद भी की जा रही है और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। ये जो तनकीद है, देखिए मुस्लिम लीग नून में ही एक बहुत बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाए, और वो इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को लेने, मरियम साहिबा को लेने। अगर हम ये कहेंगे जी को पीटीआई की तरफ से कुछ इस तरह का है, तो वो तो बेचारे इस टाइम इस पोजीशन में ही नहीं है। वो तो कि जो बाहर की क़यादत में उसकी बात कर रहा हूँ कि वो कोई किसी किस्म का हेड ऑन में जाए। लेकिन ये कि खुद नून लीग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। वैसे अगर वो ना भी चाहे तो मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? आपके पास है क्या जिससे आप मुज़ाकरात कामयाब करेंगे? आप उतना ही कर रहे हैं जितना आपको कहा जा रहा है, उतना ही बोल रहे हैं जितना आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, और उतना ही आप कर सकेंगे जितना आपको करने का कहा जाएगा। इससे बाहर आप नहीं जा सकते। कल फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको समझ आ जानी चाहिए कि उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस हुकूमत को नाअहल निकम्मे तो पहले कह रहे थे। कल उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं और फिर वो पाकिस्तान की बका की जंग भी लड़ रहे हैं। ये लोग तो बस सामने बैठे हुए कैरेक्टर्स हैं जिनकी एक अपनी वो है। अदरवाइज तो जो हमारे सिपह सालार हैं, जो वो बिहाइंड द कर्टन मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो कर रहे हैं। तो इनको कहाँ किसने इख्तियार दिया कि ये कोई डिसीजन ले सकें? आज कल जो मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि जी वो बड़ी सिलेक्टेड सी क्या नाम है माहौल के अंदर हुई। तो बात ये है कि जिस तरह की डेमोक्रेसी है उसी तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई बात करने की, और ये भी मिली, इनकी तरफ से मिली भी नहीं है। ये तो कहीं और से फैसला हुआ तो इतवार को जेल भी खुल गई, आउट ऑफ द वे। यानी तो डोरियां किसी और के हाथ में है। आदिल साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? और दूसरा ये कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, बड़े सरप्राइजिंगली हम देख रहे हैं कि उनका जो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है मुज़ाकरात को लेके, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बड़ी संजीदगी से मुज़ाकरात चाहते हैं और चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हों। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। वैसे देखिए, राना सनाउल्लाह जो है बड़े मशहूर सियासतदान है। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी जो है वो सब्र और तहम्मुल का जो है वो दामन जो है नहीं छोड़ा। उन्होंने फेस किया है चीज़ों को। वो सियासत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और पाकिस्तान की सियासत में यही चीज़ है कि आप कितने पेशेंस के साथ चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अगर आप में पेशेंस ही नहीं है, अगर आप बातचीत शुरू होने से पहले ही एग्रेसिव आप माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और आप ये समझेंगे कि आप हुकूमत को जो है वो मजबूर कर देंगे। बेशक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मुज़ाकरात हो रहे हों, बेशक कंट्रोल्ड चीज़ें हों, हुकूमत जो है वो सिर्फ उतना ही रिलीफ दे सके जितना उनको कहा जाए, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए एक हालात तो पैदा करने हैं। वो तहरीक इंसाफ की तरफ से करने हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने रवैये से ये साबित करना है कि वो मेच्योरिटी की साथ चीज़ों को लेकर चलेगी। आज उमर अयूब ने जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी की है पार्लियामेंट के अंदर, उससे तो वही लगता है जिस किस्म का ट्विटर पे चंद दिन पहले इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसी तनाज़ो उसी पेस के ऊपर अगर जो है तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत भी उसी पेस के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करेगी, उससे कोई बेहतरी तहरीक इंसाफ के लिए होती दिखाई नहीं देगी। अगर आप ये सिंसियर हैं, आप चाहते हैं बातचीत के लिए जरिए कोई बातचीत का हल, मसले का हल निकले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर पेशेंस लेके आएँ।
हुकूमत तो आपको इसी हुकूमत में कुछ ख्वाजा आसिफ को आप छोड़ दे, ख्वाजा आसिफ बाहर अच्छा बैठ के आदिल तमाशा साहब, देख रहे ये हैं, टाइमिंग ख्वाजा को आसिफ किस का तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमें लग रहा था कि बिल्कुल खामोशी है तीसरे मुज़ाकराती दौर को लेके, लेकिन एकदम से टाइम का आ जाना सामने। देखिए टाइम, एक एफर्ट, एक कोशिश तो हो रही थी बातचीत के लिए कि जाहिर सी बात है मुज़ाकरात की तीसरा राउंड तो होना था, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो तहरीक इंसाफ का बिहेवियर है, जो एग्रेसिव बिहेवियर आज तहरीक इंसाफ ने दिखाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आपने बातचीत करनी है तो अपने रवैये में जो है वो नरमी लानी पड़ेगी, वरना ये आपके बातचीत खत्म होने से पहले ये सारा कुछ जो है वो मलिया मेट हो जाएगा। जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ये जिस तरह से होने वाली हैं, जिस तरह से चीज़ें मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से फैसले आने वाले हैं या आ सकते हैं, या जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसका नुकसान तहरीक इंसाफ के लिए ही जो है वो ज्यादा है। तो तहरीक इंसाफ को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस जो है वो लेने की कोशिश करे। आज जो है वो सेनेट में जो है उनके जो असीर सेनेटर है उनकी रिहाई के लिए जो प्रोडक्शन आर्डर जारी किया, बड़ी अच्छी बात है। आप इसी तरह से जो है वो स्पेस ले सकते हैं बातचीत के जरिए। अच्छा, यही सवाल एसआर साहब के सामने रखना चाहूंगी। एसआर साहब, आपको लगता है कि ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस लेने का, और उन्हें अपने रवैये में, अपने जो नैरेटिव है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाने की ज़रूरत है? देखिए, एक बात आप समझ लें कि तहरीक इंसाफ को ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई है कि हुकूमत से उन्हें कुछ नहीं मिलता। अच्छा, जहां से मिलना है वहां से मिलना है, और ये हुकूमत कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, तो वो इस हुकूमत को से को इनके आगे घुटने रखने टेकना भी नहीं चाहते। और दूसरी बात यह कि वो जहां जरा से नरमी का मुजाहरा करते हैं, कुछ वुज़रा की जिम्मेदारी है कि वो फौरन शुरू हो जाते हैं कि ये देखे माफिया मांग रहे हैं, एनआरओ मांगने पे आ गए हैं, पिंते तरलों पे आ गए हैं। तो जब आपके नरमी को का गलत मतलब लिया जाएगा तो फिर वो एग्रेसिव सियासत करेंगे। दूसरी बात ये कि उन्हें इस बात का पता है कि उस एग्रेसिव सियासत से इस हुकूमत और ये जो सारा कुछ चल रहा है इसमें तो हलचल हो सकती है, लेकिन जहाँ पे बैंड द कर्टन काम चल रहा है, बातचीत चल रही है, वहां तो चल रही है और उसका इस सारी उससे ताल्लुक कोई नहीं है। तो मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो एसआर साहब को ये लग रहा है कि ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है। ब्रिगेडियर साहब, आप हमेशा अपनी गुफ्तगू में यही बात करते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी यहाँ पे ज़्यादा है कि मैच्योरिटी का मुजाहरा करे, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर एक जानिब से थोड़ी लचक दिखाई जाती है तो दूसरी जानिब से ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि बुज़दिली का मुजाहरा हो रहा है, तो फिर इस तरह तो चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। देखें, बिल्कुल प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, एम्बैरेस नहीं करें, लेकिन इस वक्त मुझे ये बताइए कि पीटीए के पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? कैन दे थ्रेट गवर्नमेंट के जी मैं यहाँ पर ना ये हो जाएगा? नथिंग। ना आपके पास इस वक्त कोई मार्च की आपके में पावर रही है, ना आपके पास धरने की पावर रही है, ना लॉन्ग मार्च की पावर रही है। ज़्यादा लोग आपके सीने पकड़े हुए हैं, बाकी लोग जो हैं वो काफ़ी लोगों की बेल भी नहीं हुई है, वो भी अरेस्ट हुए हुए हैं। केपी की गवर्नमेंट चल नहीं रही है, उधर कुरम की और पैरास्टार के हालात देख लें। तो गवर्नमेंट, इसको तो पीटीए को चाहिए कि कहीं ना कहीं खामोश रह के अपने फ़ायदा उठाएं। हुकूमत इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग, वेल टक्ड इन है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खामोशी से फ़ायदा उठाना चाहिए, हमने देखा कि बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर जब मिले तो उन्होंने कहा है कि आप बानी ये कह रहे हैं कि एक तो चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पे दे दें, दूसरा उन्होंने कहा था कि अब इदारों के बारे में बात नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात नहीं होगी, अगर हमें तनकीद करनी भी है तो हुकूमत पर की जाएगी। तो आपको लगता है एसआर साहब जो बात कर रहे थे कि बैक एंड पे कोई बातचीत चल रही है और उन्हें कोई उम्मीद है? देखिए, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं चल रही है। सिर्फ बात यह है कि आप अपने खुद जेस्चर अच्छा करें, अपने आप को पोलाइट करें, ट्रोलिंग अननेसेसरी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कम करें, तो माहौल खुद साजगार होगा। यू सी, यू डोंट हैव टू बी टोल्ड, यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड नाउ। आपने 3, 3.5, 4 साल तकरीबन आपने हुकूमत चला ली है। बाय नाउ यू शो मैच्योरिटी। आप अपने मुल्क को, आप सीरिया देखें, लीबिया देखें, सीरिया के जो भी हालात देखें, तो जो खुदा का शुक्र करें कि आपकी मुसल्लह फौज स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मुसल्लह फौज, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। यही तो दुश्मन चाह रहा है कि फौज को कमजोर करके
और पाकिस्तान वाला भी लिबिया, इराक और ठीक सीरिया है, वाला यानी हिसाब दोनों करो दोनों तो जानिब से सियासी पुख्तगी का और मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज होने वाली और एक अहम डेवलपमेंट, अलकादिर केस जो है उसका फैसला एक बार फिर से मौखर हो गया। अब जुमे को वो सुनाया जाएगा। आखिर क्यों बार बार मौखर हो रहा है ये फैसला, इसकी वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। मुज़ाकरात का खेल चल रहा है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान। 2 दौर हो चुके हैं, हम डिस्कस भी कर रहे थे, तीसरा दौर होने वाला है। एसआर साहब, तीसरे दौर के बाद आपको क्या लगता है कि कोई पेशरफ्त हो सकती है या मामलात बिल्कुल ख़त्म भी हो सकते हैं? लेकिन जैसे दूसरी शादी के लिए पहली शादी का होना जरूरी है ना, इसी तरह चौथे दौर के लिए तीसरे दौर का होना बहुत जरूरी है। सही। तो ये चौथा दौर भी होगा, पांचवा भी होगा, और ये एसआर दौर साहब, चलते लेकिन रहेंगे। शादियों के लिए तो और इजाज़त चाहिए होती है। तो जो हुकूमत ये निकाह कर रही है उसने भी इजाजत ऊपर से लिए तो कर रही है ना, सही सही नहीं सही। तो इसकी क्या जरूरत है कि ये घर से बाहर भी कदम रख सके। सही तो है। मैं ये समझता हूँ कि ये दौर ऐसे ही चलते रहेंगे, हम्म। लेकिन मामला जो है ना वो अड़ा हुआ है 9 मई पे। हम्म। और जिस दिन 9 मई का कोई कटी कटा निकल आया हम्म। तो मामला सीधे हो जाएंगे। हम्म। या तो जो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि इमरान खान माफी मांग लें तो मामला सीधे हो जाएंगे, हम्म। या एक रास्ता यही है कि इस पर जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। हम्म। और जो जजेस हैं, अब तो हुकूमत के 27वीं तरमीम के बाद माशाल्लाह वो सारे दफा 18 के मजिस्ट्रेट जितने ही उनके इख्तियारात हैं, तो वो एक कमीशन बनाए, बनाने के बाद आप उससे फैसला करवा लें। कौन सी ऐसी बात है? हम्म। पीटीआई को भी भागने का मौका नहीं मिलेगा कि उनके कहने पे तो कमीशन बना है, हम्म। वो काम सीधी हो जाएगी बात। जब तक 9 मई का मामला क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप अगर ये समझे कि 10,000 मुज़ाकरात भी हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इसका कोई आउटकम नहीं है। हम्म। तो इसार साहब, मसलहत मसलहत जानते हुए आपको लगता है कि थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा किया जाएगा बानी पीटीआई की जानिब से? जब हम ये कहते हैं ना कि बानी पीटीआई की तरफ से नरमी का मुजाहरा किया जाएगा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि एक शख्स जेल में बंद है और हम मुझसे तवक्को करते हैं कि यार तू नरमी कर ले, तेरी मेहरबानी है। हमारी नजर में वो कैद है, लेकिन हम कहते हैं यार तेरी मेहरबानी, यार तू जरा नरमी कर ले, यार तू बनी गाला चला जा, यार तुझे हम केपीके की जेल में भेज देते हैं। तो मुझे लगता है कि असल में तो एनआरओ वो देगा, किसी को देना होगा तो नरमी करके एनआरओ उसने देना है। अगर वो बनी गाला जाएगा तो एनआरओ उसने देना है। केपीके की अदालत किसी जेल में जाना चाहेगा तो एनआरओ उसने देना है, तो एनआरओ तो उसने देना है, जिससे हम ये कह रहे हैं कि यार तू नरमी कर ले। तो फिर अगर यानी उसी ने इससे तो नरमी करा दी है और उसी फिर ऐसे लगेगा जैसे कैद में रह के भी वो शख्स आज़ाद है और उसी की जानिब नजरें। आदिल साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप सिचुएशन को किस तरह से दें हैं इस चौथे दौर की तरफ? तीसरे दौर के बाद बात जाती हुई नजर आ रही है या आपको लग रहा है कि यहीं पे बस फुल स्टॉप हो जाएगा? देखिए, मैं तो बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक दोनों फ्रीक सीरियस नहीं होंगे, अपनी जो मेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, वो बानी पीटीआई बेशक जेल के अंदर बंद है लेकिन उनका रवैया बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस तरह से अपने ट्विटर अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से इदारे को अंदर बैठ के भी टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से आज कौमी असम्बली में जो उनकी बाकी जमात है जिस तरह से उसने नए इल्ज़ामात लगाए हैं, आप मुसलसल टारगेट कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हमें अगर कोई फ़ायदा मिल सकता है या कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो स्टैब्लिशमेंट से मिल सकता है, दूसरी तरफ आप मुसलसल जो है वो टारगेट भी जो है वो स्टैब्लिशमेंट को कर रहे हैं। तो जब आप खुद चाहते हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करके अपनी पॉपुलर सियासत को जिंदा रखें, तो फिर आप किस तरह से तवक्का कर सकते हैं कि दूसरी तरफ दूसरा फरीक जो है आपकी ट्रोलिंग के बावजूद जो है वो आपके लिए कोई रिलीफ का रास्ता निकालेगा? ये तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ बेहतरी की तरफ लेके जानी है, उसके लिए जरूरी है कि अपने रवैये में जो है वो संजीदगी लेके आए। चलिए आदिल साहब, इस हमारे फर्स्ट टॉपिक को हम सम अप करते हैं। मुज़ाकरात अगर सीरियसनेस नहीं भी है, संजीदगी नहीं भी है, फिर भी दोनों एंड से हमने देखा कि रजामंदी का इजहार किया गया। आपसे ये जानना चाहूँगी, बल्कि अपने पूरे पैनल से शॉर्ट आंसर दीजिएगा, इस मुज़ाकराती खेल में क्या खोया क्या पाया पीटीआई हुकूमत ने? शॉर्ट आंसर। देखिए, तहरीक इंसाफ जो है उसको कोशिश करनी चाहिए। बातचीत से हमेशा रास्ते बनते हैं, चाहे जिस तरह भी हालात हों। अगर आप बातचीत की टेबल पे बैठेंगे, सिंसियर होंगे, तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, बेशक जुडिशियल कमीशन की शक्ल में हो। ठीक है।
ठीक है ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल आपकी जानिब लेके आती हूँ। हुकूमत और तहरीक इंसाफ, अगर ये ऑप्टिक्स भी हैं और ये स्टंट भी है, तो क्या खोया क्या पाया हुकूमत और पीटीआई ने? देखिए, पीटीआई ने एक स्टेप पीछे किया है, बिकॉज दे वर एग्री कि हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं है, दे वर एक्सेप्टेड। ठीक है, ये उनकी बहुत बड़ी है कि जी उन्होंने, और हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिए, जो वो नहीं चाहते मुज़ाकरात करना कर लिए। इट इज़ जस्ट अ शो ऑफ कोर्स। अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात कहाँ जाते हैं 16 तारीख को। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 16 तारीख इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखना है कि हुकूमत और दोनों को प्लान कर करना चाहिए कि कहाँ किसको रिलीफ देना है, ताकि इसको एक स्टेप आगे लेके जाए। ठीक है। एसआर साहब, आपकी जानिब ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है दोनों जानिब से, क्या कहेंगे आप दोनों जमातों के हवाले से? ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गेम है और दोनों जानिब से अपने अपने पत्ते जो है अभी तक सीने से लगा के रखे हुए हैं। वैसे तो अगर आप मुस्लिम लीग नून से पूछेंगे क्या खोया क्या पाया, तो कहेंगे जो गाजर में डाला था वो खोया था गाजर के हलवे में, और जो हद के साथ आया था वो पाया था, क्योंकि इनकी अप्रोच इतनी ही है, बस इससे आगे नहीं जा सकते। अगर इन्होंने तारीख में जिंदा रहना है तो अब भी इनके पास वक्त है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके इस पॉलिटिकल क्योस को खत्म करें। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा दोनों एंड से, और ये पॉलिटिकल क्योस को खत्म करना होगा, क्योंकि अपेरेंटली जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो हमें लग रहा था कि कंफ्यूजन होगी, क्योस खत्म होगा और दोनों जानिब से हमें कुछ पॉजिटिव जेस्चर्स मिलेंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग लग रही है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अलकादिर केस जिसका फैसला तीसरी बार मौखर हो गया है, इसकी क्या डिटेल्स हैं और 3 दफ़ा आखिर मौखर होने की क्या वजूहात हो सकती हैं, जानेंगे अपने पैनल से। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाया जाना था, लेकिन आज भी ये फैसला नहीं सुनाया गया। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि 2 बार ऐसा हुआ कि फ़ैसला सुनाना था, तारीखों को भी अनाउंस किया गया। 23 दिसंबर 2024, फिर 6 जनवरी 2024 और उसके बाद 13 तारीख का कहा गया, लेकिन फ़ैसला नहीं आया। अब आदिल साहब, जज साहब ये कह रहे हैं कि ना इमरान खान साहब, ना बुशरा बीबी, ना उनके वकला पेश हुए, वो मौजूद थे, लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि जो फैसला मौखर हुआ है उसका इल्ज़ाम वो जज साहब पे लगा रही है। तो आखिर ये फैसला मौखर क्यों हो रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं टाइमिंग को लेके, ये फैसला जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और मौखर जो हो रहा है उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, ये फैसला टेक्निकल बुनियाद पर जज साहब ने मौखर किया है। जिस तरह से हमने माजी में देखा है 8 फरवरी से पहले जिस तरह से मैराथन जो है वो केसेस की समाअत हुई और फिर फैसले सुनाए गए 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, उसकी निस्बत ये जो 190 मिलियन का केस है, इसमें वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए, उसमें कोई लकमा जो है वो नहीं छोड़ा गया जिसकी बुनियाद पर टेक्निकल फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हाई कोर्ट में हो। एक तो ये चीज़ है कानूनी, और दूसरा मामला यह है कि चूंकि ये अदालतों ने फैसला सुनाना है और शवाहिद की बुनियाद पर यह अदालत ने फैसला सुनाना है, इसका मुज़ाकरात पे जो है वैसे तो असरअंदाज नहीं हो सकता, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस टाइम पे सुनाया जा रहा है। मुज़ाकरात एक तरफ आप बातचीत शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो कोई फैसला आ जाता है जिसकी वजह से एक तातुल जो है वो हो सकता है कि वो पैदा हो जाए। हालांकि सबको पता है कि इसका फैसला क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप 190 मिलियन के केस का जायजा लेंगे तो उसमें बड़े बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक चीज़ है, गो के एहतसाब अदालत का अपना फैसला है, उसके बाद आला अदलिया में इसको किस तरह से देखा जाता है वो एक अलग चीज़ है कि जो 458 किनाल अराजी है वो उसको हासिल किस तरह से किया गया है, और उस काबीना का जो इजलास था उसमें से किस तरह से बद लिफाफे में जो है वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके जो है एक बिजनेस टाइकून को जो है वो फेवर दी गई। तो ये इसमें बहुत सारी क्लैरिटी है, लेकिन अब ये अपना अपना बयानिया है, हुकूमत अपना बयानिया बना के बैठी हुई है, इस हवाले से अपोजिशन अपना बयानिया बना के बैठी हुई है। मामला इन एनी केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है, लेकिन जिस लेवल पे सजा हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो जो मैक्सिमम सजा है इसके अंदर 14 साल लैब केसेस के अंदर वो जो है उतनी सजा सुना दी जाए। लेकिन जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा तो हो सकता है कि वहां पर तहरीक इंसाफ वो को जो है कोई वहां पर कोई टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर फायदा भी हो सकता है कि जो काबीना के फैसले हैं उसको, लेकिन बात तो ये ना कि फैसला अब आ जाना चाहिए। एसआर साहब, टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं? 16 तारीख को मुज़ाकरात होंगे जुमेरात को, 17 तारीख को फैसला आएगा, आपको लगता है कि मुज़ाकरात कोई रोल प्ले कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि कर तो सकते हैं। पाकिस्तान में अदलिया जो है वो हमेशा मरून मिन्नत रही है हालात के, सियासी हालात के। जब वो चाहती है तो नवाज शरीफ साहब को वो
क्या कहते हैं सजा दे देती है सियासी तौर पे, और जब चाहती है तो उनको घर बुला के घर पे वो भेज के उनको बायोमेट्रिक करवा देती है और सारे जो केसेस है खत्म कर सकती है। तो पाकिस्तान में तो जो अदालतें हैं वो बेसिकली इंसाफ के ऊपर फैसला नहीं करती हैं, वो फैसला करती हैं उस वक्त के हालात के ऊपर। तो ये फैसला जो मौखर करना, देखे ना, इसमें भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि अदालत के बाहर वो जाके आवाज लगाते रहे कि जी इमरान खान हाजिर हो। तो भाई जज साहब को नहीं पता कि इमरान खान तो जेल में है, तो वो किसका वेट करते रहे कि वो हाजिर नहीं हुए। और दूसरी बात यह कि अगर बुशर बीबी हाजिर नहीं हुई थी तो उनकी आप जमानत कैंसिल करें, क्यों नहीं किया आपने। तीसरी बात यह कि 10 बजे फैसला सुनाना, 9:30 बजे से आके आप बैठे हुए थे। तो ये पाकिस्तान में ये सारा कुछ जो निजाम और ये सब कुछ है, ये एक सिवाय मजाक के और कुछ नहीं है। यही वजह है कि हमारी अदलिया ने पूरी दुनिया की अदलिया को आगे लगाया हुआ है, हम सबसे पीछे खड़े हुए, तो उसकी साफ नजर आ जाती है। और ये एक ऐसा केस है कि जिसपे मुझे अभी जैसे आदिल कह रहे थे कि ये एक टाइकोन को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, तो टाइकोन को क्यों नहीं बुलाया अदालत में आपने? टाइकोन को तो एक दफा भी नहीं बुलाया आपने। जिसके पैसे हैं उसको तो बुला नहीं रहे। और क्या कहते हैं, जिसका फ्लैट बिक के पैसे आए नवाज शरीफ साहब के साहबजादे के, उनको भी नहीं बुलाया आपने। और एक शख्स जिसने बुला के और एक जगह खरीदी और उस पे एक यूनिवर्सिटी बना दी, 1 रुपया उसने अपने ऊपर नहीं खर्चा, 1 रुपया उसने अपने घर पे नहीं खर्चा, ऑन रिकॉर्ड है, उसको आपने मुलजिम करार दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट जिसने वो पैसे अपने पास रखे, सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं पूछा कि आपने कैसे गैर कानूनी पैसे रख लिए। एक बंदे को आपने फिक्स करना है, तो आटा गूंदी के हिलनी क्यों है? हालांकि वो बेचारा आटा गूंदा भी नहीं है, तो वो उसको हिलती क्यों है? तो बाकियों को तुमने छोड़ दिया ना, आपने उस बिजनेस टाइकोन को, मलक रियाज को पूछा ना, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे को पूछा जिनके फ्लैट के पैसे बिके। बिल्कुल ऐसे ही ब्रिगेडियर साहब, अगर जुर्म हुआ है तो फिर सारे जो मुलविस अफराद हैं वो सब कटहरे में आने चाहिए। और दूसरा ये कि डील का तासुर भी दिया जा रहा है, जिसको पीटीआई ने मुस्तरद भी किया है कि ऐसा नहीं है कि फैसले की ताखीर के पीछे कोई डील हो सकती है। तो ये तासुर किस हद तक आप देख रहे हैं कि सही हो सकता है? देखें, डील तो बिल्कुल नहीं है। बात ये देखें, एक सिंपल सी बात है, 460 अरब रुपया ये मलिक रियाज साहब को जमा कराना था हाई कोर्ट के जो सोसाइटी का, हाउसिंग सोसाइटी का जो एक रजिस्ट्रार के पास अकाउंट खुला था। एक्चुअली नैब ने 1500 अरब लगाए थे पेनल्टी, लेकिन और सर्वे पाकिस्तान ने 1800 अरब था, और कोर्ट ने कम करके खुद ही 460 अरब कर दिया। नाउ ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये 460 अलहदा मलिक रियाज ने जमा कराना, ये क्राइम का जो पैसा गया था ये अलहदा पेनल्टी थी, 190 मिलियन, ये अलहदा पाकिस्तान की आनी थी। ये जब आई है इनके अकाउंट में, ये सुप्रीम कोर्ट के मीन्स कि 460 अरब में से 190 मिलियन पाउंड, तकरीबन 70 अरब रुपया बनता है, ये उनके माइनस हो जाएगा, ये उनको फायदा मिल गया। उसके बाद उन्होंने 458 दे दी, जमीन दी। उसके बाद गोगी जो थी उनको मेरे ख्याल में 226 कनाल की दे दी। आप हुकूमत में हैं, आप इसको डिस्कस करें असेंबली के अंदर, ये कैबिनेट में। उसके बाद अगर आप अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनानी है, सरकारी तौर पे ज़मीन अलॉट करें, सरकारी फंड अलॉट करें, और आप यूनिवर्सिटी बनाए। हु टेल यू टू डू ऑल दिस? दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मस्ट। हुकूमत पाकिस्तान मिलियन पाउंड का एक्चुअली नुकसान हुआ था और हुआ है, तो दिस हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू बैंक ऑफ पाकिस्तान, और उनका 460 दोबारा उनको पड़ेगा। दैट इज द टोटल केस। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे ख्याल में, ये गलत काम हुआ है। और उसके बाद क्योंकि ये डिसीजन जाना है हाई कोर्ट पे, अपील होनी है, आई थिंक द अकाउंटेबिलिटी इज वेरी क्लियर कि वो हमें कोई लकूना ना रह जाए। इसलिए जहाँ भी जब जजमेंट लिखते हैं कोई डाउट रह जाए, यू वांट टू गो एंड रीड इट, और मैं ठीक करना चाहते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाई दिस इज बीइंग। ठीक है, अपने पैनल के सामने मैं एक सवाल रखूंगी, कंक्लूड करेंगे हम इस चंक को, और शॉर्ट आंसर चाहूँगी। आदिल साहब, आपको क्या लगता है कि ये फैसला और इसमें इतनी ताख़ीर किसी प्लानिंग के थ्रू हो रही है? नहीं, हो सकती है कोशिश हो कि शायद बातचीत का जो अमल शुरू हुआ है उसमें कोई ब्रेक ना आ जाए, तो इस वजह से। अदरवाइज तो मैं तो ये समझता हूँ कि ठीक है, मुज़ाकरात में ब्रेक ना आ जाए तो हो सकता है कि इसको मौखर किया जा रहा है। एसआर साहब, लेकिन इसको इमरान खान को सजा हो जाए, 3,500 साल की भी सजा हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी,
उसके ऊपर ये ठीक है, जितना आपको लगता ज्यादा है इस कि तरह कोई की फर्क नहीं चीजें- पड़ेगा, पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा? ब्रिगेडियर साहब, आई थिंक बेसिकली मेरे ख्याल में ये सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर है कि दे वांट टू इंश्योर कि कोई लकूना न रह जाए, ताकि जब हाई कोर्ट में जाए दैट शुड बी प्रॉपर्ली कंटेस्टेड केस। ठीक है, हमारे पैनल की राय आपने जान ली ना। ये हफ्ता सियासी तौर पे बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुज़ाकरात का तीसरा दौर 16 तारीख को होने जा रहा है और 17 तारीख को इस केस का फैसला भी आ जाएगा। तो अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।